हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका केसरी, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में बात करने जा रहे हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसे आप लोग अंग्रेजी में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से जानते हैं। तो बात करें इस चैप्टर के अंतर्गत भारत के जो संघ हैं, जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं, उनके विषय में बात होगी। अब सबसे पहले बात करें कि ये जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं, इनका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस जगह पे किया गया है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कहाँ पे? पार्ट 1। कहाँ पे? पार्ट 1। हम बात कर रहे थे कि आखिर हमारे संविधान के किस जगह पे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। तो कहाँ वर्णन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। अब वही बात करें आर्टिकल की कि आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत है इसका वर्णन। तो आर्टिकल 1 to 4। क्या? आर्टिकल 1 to 4 कवर्ड इन द पार्ट 1। ठीक, तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के टेरिटरी का वर्णन किया गया है। अब वहीं पे बात करें कि ये जो मॉडल है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का मॉडल, ये किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ठीक, अब ये होता क्या है इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है वह कनाडाई मॉडल का अनुसरण करते हुए क्या करता है? एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना करता है और राज्यों को कैसा बनाता है? राज्यों का एक संघ बनाता है। यह अमेरिका की फेडरेशन जो है उस तरह की समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक राज्य, कोई क्षेत्र भारत संघ में शामिल हो जाता है तो वह एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, ऐसा राज्य बन जाता है जिसको भारत के राज्य क्षेत्र से अलग होने का राइट नहीं होता है। ठीक, अलग होने का अधिकार नहीं है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, आपने अभी देखा कि आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत द यूनियन इट्स टेरिटरी का वर्णन किया गया है। अब एक एक करके हम आर्टिकल को देखते हैं कि आर्टिकल 1 2 3 4 क्या क्या चीजें कहता है। ठीक, तो बात कर रहे हैं हम किसकी? आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 जो कि कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कह रहा है? भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। अब इस पहले वाले आर्टिकल में बात करें कि आखिर इसमें आपको क्या क्या चीजें पता चलती हैं, किस चीजों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो आर्टिकल 1 हमारे देश के नाम के विषय में बात करता है। तो हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका भारत और दूसरा हो गया इंडिया। ठीक, तो कभी कभी आपने हिंदुस्तान वर्ड भी सुना होगा कि अक्सर कर मूवी में आपने हमारे देश के लिए हिंदुस्तान सुना होगा। हिंदुस्तान हमारे देश का आधिकारिक नाम नहीं है। हमारे देश के दो नाम हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। ठीक, अब क्या है ये? तो ये एक राज्यों का संघ है। तो ये जो भारत है, जो इंडिया है, वो क्या है? कई राज्य मिल करके एक संघ का निर्माण करते हैं और उसी संघ को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसी संघ को हम भारत के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये है आर्टिकल। अब इसी आर्टिकल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो ये संघ बन रहा है, जो राज्यों से मिल करके एक संघ का निर्माण हो रहा है जिसका नाम भारत है, इस संघ में जो क्षेत्र, जो राज्य एक बार शामिल हो जाते हैं उन्हें क्या होता है? अलग होने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि जो भारतीय
परिसंघ है, भारतीय फेडरेशन है, उनमें क्या है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्लियर? आई, अब भारतीय जो संघ है आप उसमें देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, भारत, पूरा भारत, भारत का पॉलिटिकल मैप। ठीक, अब आर्टिकल 1 के बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 की। ठीक, तो अनुच्छेद वो क्या है, तो वो नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। इसमें किया क्या गया है, तो संसद को पावर दिया गया है। हमारे यहाँ कानून बनाने की बात किया जाए तो कानून बनाने का पावर विधायिका के पास है। जब बात सेंट्रल की होगी, केंद्र की होगी, किसकी, जब भी हम बात केंद्र की करेंगे, किसकी, केंद्र की। ठीक, तो पावर किसके पास हो जाएगा, तब पावर संसद के पास हो जाएगा कानून बनाने का। अब वहीं जब बात हम स्टेट की करेंगे, राज्य की करेंगे, तब पावर किसके पास हो जाएगा, तो कानून बनाने का पावर हो जाएगा विधान मंडल के पास। किसके पास, विधान मंडल के पास। ठीक, तो अभी हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, नए राज्यों के प्रवेश की बात कर रहे हैं, तो संसद को यह शक्ति दी गई है। किसे दी गई है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि भारत संघ में उन राज्यों को प्रवेश करा सकती है जो क्या वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। यानी कोई भारत के बाहर का क्षेत्र, चाहे वो बांग्लादेश का होगा, पाकिस्तान का होगा, अफगानिस्तान का होगा, म्यांमार का होगा, भूटान का होगा, अगर उन सभी क्षेत्रों को भारत में मिलाना है तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारत में मिला ले, उससे संबंधित जो नियम कानून हो उस नियम कानून को बना ले। अब देखिए, अपने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक राज्य है सिक्किम, जो आज हमारा राज्य है, एक अभिन्न अंग है भारत का। लेकिन एक समय सिक्किम क्या था, भारत का क्षेत्र नहीं था, ये एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। फिर आगे चल करके संसद ने कानून बना करके इसे हमारे देश का हिस्सा बनाया। इसके लिए हमारे संविधान में 35वां और 36वां संशोधन किया गया। 35वां संशोधन जो कि 1974 में हुआ था, और इसके माध्यम से सह राज्य बनाया गया था सिक्किम को। किसे, सिक्किम, मैं थोड़ा बड़े में लिख दे रही हूं, सिक्किम। ठीक है, बात किसकी हो रही है, तो बात हो रही है सिक्किम की। तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1974 में हुआ था, उस संविधान संशोधन के माध्यम से पहले सह राज्य बनाया गया। फिर इसके बाद एक और संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से क्या करते हैं कि 36 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, जो कि कब हुआ, 1975 में। कब हुआ, 1975 में। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से क्या हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। कौन सा राज्य, पूर्ण राज्य बन गया, पूरी तरीके से भारत का एक स्टेट बन गया। और ये कौन से नंबर का स्टेट बना, तो ये 22वें नंबर का स्टेट बना। कौन से नंबर का, 22वें नंबर का स्टेट बना 1975 में। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाना हो तो आर्टिकल 2 के अनुसार संसद को यह राइट है कि वह किसी भी क्षेत्र को भारत क्षेत्र में मिला सकता है। ठीक, उसका प्रवेश करा सकता है। ये रहा आर्टिकल 2। अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 की। ठीक, आर्टिकल 3 फिर संसद के एक पावर से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के जो वर्तमान राज्य हैं उनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। क्या, संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में बदलाव कर नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक, तो जो वर्तमान में राज्य है उन राज्यों का नाम बदल सकता है संसद, उनकी सीमा बदल सकती है, उनके क्षेत्र बदल सकते हैं। इतना ही नहीं,
आसपास के 2-3 राज्यों के थोड़े थोड़े क्षेत्र को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। ठीक, संसद यानी कि हमारी पार्लियामेंट। ठीक, तो पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हमारे पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है। अब देखिए, वही है कि पावर है तो उस पावर का इस्तेमाल भी होता है, बिल्कुल होता है, और हमारी पार्लियामेंट ने भी ये काम किया। क्या किया? बात की है सन 2000 की। ठीक, तो सन 2000 में 3 नए राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मध्य प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ राज्य बना। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड एक राज्य बनता है। फिर बिहार से अलग करके एक राज्य झारखंड बनता है। और अभी आपको पता है लेटेस्ट में सन 2014 में एक नए राज्य तेलंगाना राज्य का गठन होता है। कहां से गठन होता है? तो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। इसका गठन कौन किया? तो इसका गठन पार्लियामेंट करता है, संसद करता है। ठीक, तो ये रहा आर्टिकल 3। ये देखिए संसद का आप लोग फोटो भी देख लीजिए। अब देखिए, बात करें इसके गठन के लिए, राज्यों के गठन के लिए, तो अगर ऐसा कोई भी विधेयक संसद में रखा जाता है तो उसके पूर्व क्या होता है? राष्ट्रपति की सिफारिश होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में क्या है, ऐसे विधेयक को पेश किया जाता है। इसमें राज्यों की क्या सहमति अनिवार्य नहीं होती है। यानी कि जब तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था तो इसके लिए राष्ट्रपति महोदय से सिफारिश कराया गया था, पूर्व अनुमति लिया गया था। लेकिन तेलंगाना राज्य का गठन किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए आंध्र प्रदेश से अनुमति नहीं ली गई। ठीक, आंध्र प्रदेश के ही हिस्से को अलग किया गया था, आंध्र प्रदेश के ही हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, लेकिन उसके लिए आंध्र प्रदेश की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस अनिवार्य नहीं है। ठीक, क्लियर? आइए अब आर्टिकल 3 के हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? आर्टिकल 4 की, जो साधारण बहुमत बनाम संविधान संशोधन है। ठीक, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अभी आपने पढ़ा और आपने देखा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं। अब ये जो संविधान संशोधन होते हैं, ठीक, वो क्या है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या? आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं उसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन्हें साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी से पारित किया जा सकता है। कैसे? सिंपल यानी साधारण बहुमत के माध्यम से किसी नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। अब देखिए, बात हो रही है साधारण बहुमत और संविधान संशोधन की, तो एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो साधारण बहुमत होता है, सिंपल मेजोरिटी होता है, उसे क्या कहते हैं, आखिर ये होता कैसे है? तो सिंपल मेजोरिटी के अंतर्गत क्या करते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में 50% प्लस बहुमत की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कोई नए राज्य बनाना है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसे आप लोग ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा कि ऐसा ना सोचिए कि नया राज्य बन रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक नया राज्य बनाना है और आपने जाना कि नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत के माध्यम से बन जाता है। मान लीजिए जिस दिन यह विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है उस दिन उपस्थित जो सांसद है उनकी संख्या 300 है। 300 का 50% कितना हो रहा है? 300 है, ठीक है। 300 का बात करें 50%, ठीक,
तो 50% कितना हुआ 140, 150 और प्लस 1, यानी कि 151 सदस्य 151 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एग्री हो जाते हैं किसी भी संशोधन के लिए, साधारण बहुमत के माध्यम से जो संशोधन हो रहा है या कहे जो नया राज्य बन रहा है, अगर 151 सदस्य स्वीकृति दे देते हैं तब क्या होता है, वह संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक, और पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव स्वतः लागू हो जाता है। ठीक, वहीं अब बात कर ले अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की, यानी कि जनरल अमेंडमेंट की। ठीक, तो संसद के दोनों सदनों में कुल बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। कितना, अभी वहां पे 50% प्लस 1 मेंबर की अनुमति आवश्यक थी, और यहाँ पे कितना है 2/3, यानी कि 2/3 सदस्य। ठीक, कठिन प्रक्रिया, कुछ संशोधनों में 50% प्लस राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। जब आप आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेंगे कि 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, जो एक साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन होता है जिसमें 2/3 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है, और एक संशोधन होता है जिसमें 2/3 सदस्यों के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। ठीक, तो साधारण संशोधन क्या है 50% प्लस 1 मेंबर, और विशेष बहुमत की बात करें तो 2/3 सदस्य। ठीक, तो ये है 368 यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन। ठीक, और यहाँ से हम जो बात कर रहे थे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में, यानी कि वर्ड आर्टिकल 1 to 4, ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के विषय में। ठीक, तो फिर चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।